नमस्कार। टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति का स्वरूप और चरित्र। इसके पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इसके स्वरूप के विषय में। कुछ एस्पेक्ट जो थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सैनिक विद्रोह था, ये एक सैनिकों ने इसे प्रारंभ किया था और किस तरह से इसे सैनिक विद्रोह के बारे में इसके बारे में बताया गया था। तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की। उसके बाद में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके चरित्र के विषय में। काली और गोरी जाति का संघर्ष, या LER रीस का ये मानना कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो कुछ धार्मिक दृष्टिकोण भी इसे प्रदान किया गया है। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, TR होम्स जो कहते हैं। मुस्लिम षड्यंत्र भी कई विद्वान इसे बताते हैं, सर जेम्स आउटरम और टेलर। तो इस तरह की कुछ इम्पॉर्टेंट मतों के विषय में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं विद्रोह के राष्ट्रीय स्वरूप के विषय में। तो बहुत सारे विद्वान हैं जो इस विद्रोह के राष्ट्रीय स्वरूप के विषय में बात करते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो किन अर्थों में या किन अंशों में इसे हम राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजामिन डिज़रेली के बारे में, जो कि इंग्लैंड के कंजर्वेटिव दल के एक प्रमुख नेता थे। डिज़रेली भी इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से बताते हैं। वो ये कहते हैं कि ये विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था, अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था, और वह एक सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था जो अवसर की प्रतीक्षा में थे। उनका एक इम्पॉर्टेंट कथन है, इसी में सम्मिलित है, साम्राज्य का उत्थान और पतन चर्बी वाले कारतूसों के मामलों से नहीं होते, ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से होते हैं। तो डिज़रेली का ये मानना है कि राष्ट्रीय स्वरूप लिए था, किसी भी तरह से सैनिक स्वरूप हम इसको नहीं मान सकते। कुछ ऐसी ही बात अशोक मेहता ने भी प्रकट की है। उनकी बुक है द ग्रेट रिबेलियन, उसमें उन्होंने कोशिश की है, ये बताने का प्रयास किया है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वो कहते हैं द रिबेलियन ऑफ 1857 वाज नेशनल इन कैरेक्टर। इसी तरह से वीर सावरकर ने भी इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। वो कहते हैं दिस इज प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। वो ये कहते हैं कि इसके पहले पूर्व के जो विद्रोह हुए हैं वो 1857 में होने वाले महान नाटक का एक पूर्व अभ्यास, रिहर्सल मात्र ही थे। तो इस तरह की तमाम मत हैं जो इसके राष्ट्रीय स्वरूप के विषय में बात करते हैं। अब जो प्रमुख इतिहासकार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, दो आधुनिक इतिहासकार हैं ये, भारतीय इतिहासकार। उनमें से एक है डॉक्टर RC मजूमदार और दूसरे हैं डॉक्टर SN सेन। उन्होंने जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, चाहे वो राजकीय हों या राजकीय ना भी हों, उन तमाम रिकॉर्ड्स का, आलेखों का विस्तृत अध्ययन किया है। और जो एक कॉमन बात है वो ये मानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो प्लान्ड नहीं था, यानी सचेत योजना का परिणाम नहीं था। और वो ये भी नहीं मानते कि इसके पीछे कोई कुशल या कोई व्यक्ति था जिसके नेतृत्व या निर्देशन में इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जो 1857 की क्रांति से पूर्व हुई थी, जिनको इस विद्रोह से कनेक्ट करके देखने का प्रयास किया जाता है। तो उन तमाम बातों को इन्होंने नकारा है, जो कुछ भी प्रमुख इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। एक और चीज़ ये दोनों मानते हैं वो ये कि जहाँ तक राष्ट्रीयता की बात करते हैं, मध्य 19वीं शताब्दी का जो समय है जब ये क्रांति घटित हुई, उस समय भारतीय राष्ट्रीयता भ्रूणावस्था में थी, यानी उस स्टेट में नहीं थी जिन अर्थों में हम राष्ट्रीयता को आधुनिक संदर्भ में लेते हैं। तो ये मानते हैं कि उस समय में मध्य 19वीं शताब्दी में अभी वो नेशनलिज्म की भावना पूरे भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। डॉक्टर सेन कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत केवल एक भौगोलिक कथन ही था। 1857 में बंगालियों, पंजाबियों, हिंदुस्तानियों, महाराष्ट्रियों और मद्रासियों ने कभी भी यह अनुभव नहीं किया था कि वे एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। वो ये कहते हैं कि विद्रोह के नेता राष्ट्रीय नेता नहीं थे। बहादुर शाह, जिसे इस विद्रोह के दौरान अपना नेता घोषित कर दिया था विद्रोहियों ने, तो वो कोई राष्ट्रीय सम्राट नहीं था।
बल्कि उसे विवशता में नेता बनना पड़ा था। जहाँ तक नाना साहब की बात है तो उन्होंने भी विद्रोह में तब भाग लिया जब उन्हें बाजीराव द्वितीय की पेंशन प्राप्त करने में असफलता प्राप्त हुई। इसी तरह से जहाँ तक झांसी की रानी का प्रश्न है तो उनका भी संबंध सिर्फ झांसी तक ही सीमित था। ये अलग बात है कि वो राष्ट्रहित के लिए अंत तक लड़ी थी और इस तरह से वो शहीद भी हुई थी। इसी तरह से अवध के नवाब के प्रयासों को भी हम राष्ट्रीय प्रयास के तौर पर नहीं देख सकते। इसी तरह से अवध के जो तालुकेदार थे उन्होंने अपने ही सामंती अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए युद्ध किया था। किसी राष्ट्रीय हित के लिए या राष्ट्रीय अधिकारों के लिए उन्होंने इस तरह का प्रयास नहीं किया था। तो इस तरह की तमाम उदाहरणों से वो ये कहना चाहते हैं कि विद्रोह के जो तमाम नेता थे उनके अपने क्षेत्रीय उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने इस रिवोल्ट में भाग लिया था। ये जो आंदोलन हुआ इसमें आम जनता ने, अवध और कुछ बिहार के शाहबाद जिले की जो आम जनता थी उन्होंने ही इसको सपोर्ट किया था। ज़्यादातर सामान्य जनता ने इस रिवोल्ट में भाग नहीं लिया। इसी तरह से आरसी मजूमदार बात करते हैं 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। अपनी पुस्तक में उनकी बुक का टाइटल है सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी तरह से आरसी मजूमदार की एक और किताब है जिसमें भी उन्होंने 1857 के विद्रोह का विश्लेषण किया है। उनकी बुक का नाम है ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड द इंडियन रेनेसा वॉल्यूम 9। तो इन दोनों बुक्स के माध्यम से वो कहते हैं कि सन 57 का जो विद्रोह था वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। उनका ये मानना है कि इस विद्रोह ने भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग स्वरूप धारण किया। जैसे कि पंजाब और मध्य प्रदेश में ये सिर्फ सैनिक विद्रोह बनकर रह गया था, बाद में कुछ और लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए। इसी तरह से यूपी में और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, खासतौर से बिहार में, बिहार के पश्चिमी इलाकों में सैनिकों का विद्रोह हुआ और उसके बाद आम जनता भी इसमें सम्मिलित हो गई थी। इसी तरह से बहुत सारे जो तत्व हैं इनमें बात करते हैं कि जो असैनिक तत्व हैं उनमें ज़्यादातर जो थे रियासतों के विस्थापित शासक थे जिन्हें अपनी रियासतें छोड़नी पड़ी थी अंग्रेज़ों की वजह से, भूमिपति थे जिन्हें अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी, शासक थे जिन्हें उनके हितों से वंचित कर दिया गया। तो इन तमाम तत्वों ने इस रिवोल्ट में भाग लिया था। उनका कहना है कि ज़्यादातर जो विद्रोही थे वो राजनीतिक और धार्मिक कारणों से या ज़्यादातर लोग सिर्फ आर्थिक लाभ से ही प्रेरित हुए थे। तो 1857 के रिवोल्ट का इस तरह से उन्होंने एनालाइज किया है। एक और चीज़ वो कहते हैं कि ये जो विद्रोह था इसका राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और उत्तरकालिक था। अप्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पे हम इसे राष्ट्रीय स्वरूप का नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे कह सकते हैं। उत्तरकालिक का अर्थ हुआ कि बाद में इसे हम राष्ट्रीय स्वरूप का घोषित कर सकते हैं, क्योंकि बाद के युगों में इसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसके प्रति लोगों में प्रेरणा जागृत की। पहला प्रयास था जब इतने बड़े स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तमाम लोगों ने, तमाम तबकों ने अपने विद्रोह की आवाज़ बुलंद की थी। वो ये कहते हैं कि कहा जाता है कि जूलियस सीजर जीवित के स्थान पर मरा हुआ अत्यधिक शक्तिशाली था। तो यही बात वो 1857 के विद्रोह के विषय में भी कहते हैं कि चाहे इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, शीघ्र ही ये भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती का प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया। और इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि ये भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत ही चमकता उदाहरण था और इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध का पूर्ण यश प्राप्त हुआ। तो इस तरह के मत उनके द्वारा व्यक्त किए गए। इसी तरह से डॉक्टर सेन कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका ये मानना है कि क्रांतियां प्राय एक छोटे से वर्ग का कार्य होता है जिसमें जनता का समर्थन होता भी है और नहीं भी होता। तो क्रांतियां जो होती है वो एक वर्ग होता है जो लीडरशिप प्रदान करता है। सारी जनता तो क्रांति में कभी भाग लेती भी नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अमेरिका की क्रांति का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात की है कि जिसमें ज़्यादातर लोग जो थे अमेरिका में बसे हुए अंग्रेज जो थे वो इंग्लैंड के प्रति स्वामी भक्त रहे, लेकिन फिर भी ये क्रांति है। इसी तरह से फ्रांस में भी बहुत सारे लोग थे जो राजशाही का समर्थन करते थे। उनका ये मानना है कि सेन ही कहते हैं कि एक विद्रोह जिसमें बहुत से लोग सम्मिलित हो जाए तो उसका स्वरूप राष्ट्रीय हो ही जाता है।
तो इस तरह से वो राष्ट्रीय स्वरूप की बात करते हैं। वो इस तरह से बात करते हैं कि इस विद्रोह का प्रारंभ तो सैनिक विद्रोह के तौर पे हुआ था, सैनिकों ने विप्लव कर दिया था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप थोड़ा राजनीतिक हो गया जब विद्रोहियों ने अपने आप को दिल्ली की शासक के अधीन होने की घोषणा कर दी और इस तरह से बहुत सी असैनिक जनता इस युद्ध में सम्मिलित हो गई और धीरे धीरे युद्ध जो है बढ़ते बढ़ते एक स्वतंत्रता संग्राम की तरह इसने अपना स्वरूप ले लिया, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि विद्रोही एक विदेशी सरकार को समाप्त करना चाहते थे। तो इस तरह से इस अर्थों में अगर हम देखें तो ये विद्रोह के राष्ट्रीय स्वरूप के विषय में या स्वतंत्रता संग्राम के विषय में बात करते हैं। इसी तरह से एक और भारतीय विद्वान है डॉक्टर S.B. चौधरी। उनकी बुक का नाम है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859। इसमें वो बात करते हैं 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ और साथ ही साथ जो बहुत सारे असैनिक विद्रोह भी हुए थे, इस तरह का विश्लेषण उन्होंने किया है। तो वो कहते हैं कि विद्रोह को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सैनिक विप्लव और विद्रोह। उनका मानना है कि 1857 का जो विस्फोट हुआ वो दो प्रकार की अशांतियों के इकट्ठे होने से हुआ था। सैनिक और असैनिक दोनों अलग अलग कारणों से स्वतंत्र कारणों के द्वारा प्रारंभ हुई थी। तो इस तरह का विश्लेषण S.B. चौधरी के द्वारा किया गया है। एक व्याख्या मार्क्सवादी व्याख्या भी है जिसमें कहा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था वो सैनिकों और कृषकों का एक तरह का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था जो विदेशी या सामंत शाही दास्ता से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। तो इस तरह से 1857 के जो रिवोल्ट है उसके बारे में बहुत सारी जो मान्यताएं हैं, उसके स्वरूप के विषय में बहुत सारी मान्यताएं जो विभिन्न भारतीय और विदेशी विद्वानों ने इसके विषय में कही है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसके विषय में हम बात कर चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, स्टैनली वॉलपर्ट इसके विषय में कहते हैं कि इट वॉज फार मोर देन अ म्यूटिनी येट मच लेस देन अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने बीच का सा रास्ता लिया है कि ये म्यूटिनी से ज़्यादा है, यानी विद्रोह से कहीं कुछ बढ़कर है इसका स्वरूप, लेकिन ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या हम जैसे कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हम इतनी मान्यता प्रदान नहीं कर सकते। तो इस तरह के तमाम मत हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो अभिव्यक्त किए गए हैं। लास्ट में R.C. मजूमदार का एक कोटेशन है जिसके कभी कभी एग्जाम्स में भी इसको सीधे पूछा जाता है जब वो स्वरूप के विषय में जानना चाहते हैं एग्जामिनर। तो कथन क्या है, वो ये कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा R.C. मजूमदार का मानना है कि ना तो ये पहला है क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हो चुके हैं, और ना ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही तो राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसके बारे में बहुत सी धारणाएं हैं। तो R.C. मजूमदार इस तरह की धारणा रखते हैं। तो ये 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो विभिन्न मान्यताएं, इसके स्वरूप, इसके कैरेक्टर, इसके नेचर के विषय में बात की हमने। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। नमस्कार।